क्या कहते हैं वायरॉइड और लाइकेन, इसको खत्म सर वो भी नहीं करा है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का रिवीजन नहीं हुआ है। अच्छा हाँ, आर्चीबैक्टीरिया का हो गया, साइनोबैक्टीरिया का नहीं हुआ है। यस सर, वो नहीं हुआ। बैक्टीरिया का करा दें, करा दो सर। हालांकि हालांकि उसकी वीडियो मैंने डाल यूट्यूब पे आर्चीबैक्टीरिया का। हाँ सर, डाल रखी है आपने वीडियो। तो या तो वहां से देख लो या फिर मैं करा दूंगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है फिर सर, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दो। न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। यस सर, रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं दिख रहा है हमको भी वैसे, लेकिन कई बच्चों ने लिख के भेजा था कि रिवीजन करा दो, तो मैंने कराना शुरू कर दिया। सबको देखना पड़ता है ना सर। वो बैक्टीरिया थोड़ा हार्ड था, वो हो गया है। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दो। न्यू टॉपिक शुरू कर दें। बैक्टीरिया में तब एक काम और करना तुम लोग, अभी देखता हूँ कितने आ गए, सबको बता दूं। सारे बताओ, अभी तक 21 ही पार्टिसिपेंट आए, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। इसमें 3-4 चीज तब तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक तो साइनोबैक्टीरिया, यस सर। क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग? बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या इसी को बोलते हैं बीजीए। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसको। अच्छा, माइकोप्लाज्मा या इसी का एग्जांपल था पीपीएलओ। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा के बाद है एक्टिनोमाइसिट्स, फिलामेंटस फंजाई है, सॉरी फिलामेंटस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स है ये। एक्टिनोमाइसिट्स के बाद था रिकेट्स, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया, क्लेमाइडी और रिकेट्सिया। इसको थोड़ा थोड़ा मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर नहीं होगा तो मैं वायरस का डिस्कशन करता हूँ आज न्यू टॉपिक, ठीक है? क्योंकि फंजाई का तो मैंने वीडियो बना बना के अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, फंजाई को वहां से देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? समझ लिया सर वहां से, यूट्यूब से। हाँ, फंजाई समझ में आ जाएगा। फंजाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी डिफिकल्ट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि यस अगला सर। होगा उसमें पूरा बायोलॉजिकल का क्लासिफिकेशन आएगा, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तीनों एक साथ आएंगे उसमें, लाइकेन और वायरस भी आएंगे। तो इनकी एक बार ब्रीफ ये बता दूं, याद रखना, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है? माइको जितनी मोनेरा है, मोनेरा के एक बार सारे क्लास में देता हूं, फिर समझा देता हूं। साइनोबैक्टीरिया के पहले था यू बैक्टीरिया, जिसको हम लोगों ने बैक्टीरिया के रूप में पढ़ा था। यू बैक्टीरिया या इसी को क्या बोलते हैं हम, बैक्टीरिया। और इसके ऊपर था आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है? ये पूरे के पूरे मोनेरन्स है, पूरा जितने मोनेरा है उस पूरी मोनेरा में ये 7 क्लास है, ये 3rd 4th 7। अब सुन लो, जितनी मोनेरा के क्लासेस हैं, ये ग्रुप्स हैं, सब में सेल वॉल मिलेगा। किसको छोड़ करके? माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ ट्रिपल लेयर, मैंने बताया को ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती है, एक लेयर ये हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, और इसके बाद एक तीसरी लेयर हो गई। ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाकी सब में सेल वॉल होता है, याद रखना एक बार। इसके अलावा देखोगे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव यू बैक्टीरिया में मिलेंगे। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया टोटल ग्राम निगेटिव है, बताया था मैंने। एक्टिनोमाइसिट्स जब मिलेगा तो ये फिलामेंटस मतलब फंजाई की तरह होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, इस तरह से होते हैं। ये देखने में लगता है कि ये फंजाई की माइसीलियम है या फिलामेंट है, लेकिन होते बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। इसमें क्लेमाइडी और रिकेट्सिया, ये फिलामेंटस जो बैक्टीरिया है ये फिर ग्राम पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों ग्राम निगेटिव होते हैं। ये दोनों डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉज एक्टिनोमाइसिट्स बहुत रेयर करता है, ये ज्यादातर डिकम्पोजर होता है, याद रखना इसको। माइकोप्लाज्मा पहली बार इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, कैटल्स में होने वाले एक डिजीज में, बोवाइन डिजीज, जो उसके लंग्स में होता है, उसके प्लूरल फ्लूइड में मिला था, इसलिए उसका नाम दिया था पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों में निमोनिया डिजीज होता है, उसी तरह कैटल्स में बोवाइन डिजीज होता है। तो बोवाइन डिजीज में उनके लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी कैटल्स को,
और देखा कि ये निमोनिया की तरह इसमें सिम्टम्स है, और जो बैक्टीरिया जिससे ये डिजीज हुआ था वो मतलब डिप्लोकोकस न्यूमोनी यानी कोकस की तरह था जिससे न्यूमोनिया होता है, इसीलिए उसका नाम दिया था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसका शेप फिक्स नहीं होता है, ये अपनी शेप बदलते रहता है, इस तरह से अपनी शेप जैसा भी चाहिए ये शेप गेन कर लेता है क्योंकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। बाकी जितने मोनेरन्स है सब में सेल वॉल होता है। एक सिमिलरिटी ये मिलेगी आर्ची को छोड़ करके जितने मोनेरा हैं यानी कि यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया सब में पेप्टाइडोग्लाइकान की सेल वॉल होती है। कंपेयर करके पढ़ लेना इस तरह से। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ ट्रिपल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस डीएनए होता है। सिमिलरिटी सब में एक है कि सबका डीएनए डबल हेलिकल सर्कुलर और नेक्ड होता है। इसके अलावा डिजीज कॉजिंग आर्चीबैक्टीरिया नहीं होते हैं, यूबैक्टीरिया में डिजीज कॉजिंग मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं, माइकोप्लाज्मा होगा डिजीज कॉजिंग, एक्टिनोमाइसीट्स में नहीं होते हैं, ये डिकंपोजर होते हैं, रेयरली एक्सेप्शनली मिल सकते हैं, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया ये दोनों भी डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो ये आर्चीबैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट मतलब क्या करते हैं एनाएरोब्स हैं, यूबैक्टीरिया में एरोबिक एनाएरोबिक दोनों मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया टोटल एरोबिक होते हैं, एनाएरोबिक नहीं होते हैं, माइकोप्लाज्मा एरोबिक होता है, एक्टिनोमाइसीट्स एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं। तो ये कंडीशन है, कंपेयर करके एक बार इसको पढ़ लेना मोनेरा को, क्लियर है। इसके अलावा ये सारे बैक्टीरिया के क्लास है माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके। माइकोप्लाज्मा ये ऐसा है जो एनिमल लाइक होता है, बाकी सारे बैक्टीरिया लाइक होते हैं मोनेरा में। तो इसमें अगर किसी को डाउट है किसी भी टॉपिक में तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दूंगा वायरस का, वायरस है क्या, किस लिए है, कहां से आया, कैसे आया, उसका आइडिया दे दूंगा न्यू टॉपिक का, फिर उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अभी तो नहीं है सर डाउट। अभी नहीं है तो मैं वायरस के बारे में बता दूं फिर। यस सर। वायरस न्यू टॉपिक है, अभी तक उसकी वीडियो बनाई नहीं है, बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। यस सर। तो वायरस बता दूं, एक बार फ्लोजी नोट बता दो। बता दो सर। किसको? सर वायरस बता दो। ठीक है बता दो। ठीक है वायरस शुरू कर देते हैं। इसका मैं नोट्स मेरे पास है, पीडीएफ है, वो मैं भेज दूंगा अभी 1 घंटे में, क्लास ओवर होगा तो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। वायरस का और लाइकेन का दोनों का हमारे पास पीडीएफ फाइल है, उससे तुम प्रिंट निकाल लोगे या लिख सकते हो, लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। और ठीक मैं है सर। इन सबका डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। वायरस है क्या, वायरस एक्चुअल में पहले इसकी पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं, वायरस है क्या, फिर वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस है क्या? वायरस को ये बोला जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। कैसे है ये पहले डिस्कस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इस अर्थ पे लाइफ बनी थी, क्योंकि इनिशियल अर्थ जो थी ना वो हॉट बॉल थी, गर्म आग का एक गोला थी, आज से लगभग ये माना जाता है कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पहले ये बनी थी, हॉट बॉल थी। ये कूल होते होते लगभग 3.5 ईयर्स एगो में ये कूल होते होते इतना इसका टेम्परेचर कूल हो गया था कि ये शुरू का इनिशियल टेम्परेचर माना जाता है कि 500 डिग्री सेल्सियस था। कूल होते होते जब यह एक मतलब अरब वर्ष में कूल होते होते जब 100 के बिलो आया, इसके चारों तरफ में बहुत सारे H2O वेपर बन चुके थे, क्लाउड फॉर्मेशन हो चुका था, ये सारी चीजें मैं सेल जब पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। तो इतने ज्यादा क्लाउड बन चुके थे कि इस पे रेनफॉल शुरू हो गया था, मिलियन ऑफ ईयर्स तक रेनफॉल होती रही, पूरी अर्थ एक्वेटिक वाटरी हो गई। उसी में पहली बार पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड कुल मिला के डिफरेंट क्या बने थे, पहले एटम्स बने थे, एटम्स से क्या बना था, मॉलिक्यूल्स बना था, और मॉलिक्यूल से छोटे छोटे कंपाउंड बने थे, और उसी कई कंपाउंड मिलकर के पहली बार सेल बना था। इसको बोलते हैं नॉन लिविंग लेयर, या यही बोला जाता है कि नॉन लिविंग से ही क्या बने, लिविंग बने थे। तो जब सेल बन गया तो ये अर्थ थी एक समय पूरी एक्वेटिक थी, पानी से भरी हुई थी, और सिर्फ सेल के रूप में आर्चीबैक्टीरिया पानी के ऊपर थे। जब सेल बना तो अभी हमने बताया कि कंपाउंड जब बना था तो कंपाउंड के रूप में
एक ऐसा कंपाउंड बना जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये ऐसा माना जाता है कि यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बाद में दो कंपाउंड में चेंज हुआ, एक बना डीएनए और दूसरा बना इसका आरएनए। आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है, इस तरह से अगर लाइन खींच दो तो ये आरएनए है और डबल बना दो तो डीएनए है। ऐसा माना जाता है कि जब लाइफ बन रही थी, सेल प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक बन रहे थे, उसी समय डीएनए के कुछ पार्ट सेल से अलग होकर के प्रोटीन से चारों तरफ गिर गए। प्रोटीन की क्या बन गई, इसमें वॉल न कवर बन गया, इसके चारों तरफ प्रोटीन का क्या बन गया, कवर बन गया, और बीच में इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ऐसा माना जाता है कि जब ये किसी सेल में जाता था तो लिविंग हो जाता था और सेल के बाहर आता था तो डेड हो जाता था। वहीं से वायरस की ओरिजिन हुई या उत्पत्ति हुई। वायरस जो बना था वो सेल के ही डीएनए का टुकड़ा था जो चारों तरफ से क्या हो गया, प्रोटीन से कवर हो गया, और प्रोटीन से कवर हो जाने के कारण इसको एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया। जब ये किसी होस्ट में जाता था, अगर कोई सेल है मान लो, अब ये इस सेल में आया, जब सेल में आता था तो ये सेल में यहाँ पे पेनिट्रेट करता था और अपना डीएनए, जो इसका डीएनए था वो डीएनए इसमें से निकल करके ये होस्ट सेल के डीएनए में आ जाता था, और होस्ट सेल में जब आ जाता था उसके बाद ये डीएनए इसका कवर इसका बाहर डीजेनरेट हो गया। अब ये पूरी की पूरी सेल को क्या करता था, वायरस बना देता था, यानी कि जिस सेल में जाता था उसके ऊपर ये कब्जा जमा लेता था। होता कुछ नहीं था, अंदर डीएनए बाहर प्रोटीन, प्रोटीन का कोट। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जिस सेल में ये गया, कोट तो गया नहीं, उस सेल में जाके अपना डीएनए, जैसे मान लो ये हमारा डीएनए था, हमारे सेल का डीएनए था, ये अपना डीएनए ले आकर के, जैसे ये मान लो सपोज दैट हमारे सेल का डीएनए, अब इसमें वो बीच में क्या करता था, अपना डीएनए ले आके जोड़ देता था। अब हमारे सेल का जो डीएनए है वो वायरस के डीएनए की तरह हो जाता था। अब ये पूरी की पूरी सेल को क्या करता था, डीएनए मतलब पूरी सेल को वायरस बना देता था। ये इतने दूर का जो इसका स्ट्रक्चर था वो डीएनए आ गया किसका, वायरस का। ये वायरस का डीएनए है, ये आ गया इसमें। अब ये पूरी सेल को वायरस बना देता था। अब इस सेल को जब डिवीजन करेगा तो ये डीएनए में डिवीजन करेगा, सेल में फैलना शुरू कर देता था। जब ये डीएनए आता था तो सेल को डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता था, कुल मिलाकर सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता था। वायरस की ओरिजिन यही से हुई, और वायरस में यही बोला जाता है कि वायरस में दो चीज होता है, एक होता है डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं होगा एक साथ, डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए आरएनए दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो ये माना जाता है कि न्यूक्लिक एसिड और चारों तरफ से जो कवर होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन का कोट या कैप्सिड बोलते हैं इसको। प्रोटीन के कोट को हम अदर लैंग्वेज में बोलते हैं कैप्सिड। तो ये बोलते हैं कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन या कैप्सिड कोड इज कॉल्ड वायरस। वायरस में दो चीज होता है, एक बीच में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और प्लस क्या होगा, चारों तरफ से प्रोटीन होगा। अब लिविंग नॉन लिविंग कैसे है, कोई भी सेल तब तक सेल नहीं है जब तक उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म नहीं हो, क्योंकि साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, लिविंग पार्ट बोलते हैं। इसको हम अदर लैंग्वेज में लिविंग पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो वायरस कभी लिविंग नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जब होस्ट का मतलब वो जिसमें इन्फेक्शन करता है, अगर ये होस्ट के बॉडी के बाहर है तब तो ये डेड रहता है। जैसे हमारे हाथ पे कोई वायरस है, आज कोरोना का क्यों बोल रहे हैं हाथ धोने के लिए, हाथ पे कोरोना है, जब तक ये हमारी बॉडी में अंदर नहीं जाएगा तब तक ये डेड है। अगर हमारे हाथ पे एचआईवी एड्स पैदा करने वाला वायरस है, हमने हाथ धो दिया, पानी से साबुन से बह गया, मर गया, लेकिन अगर ये कट गया, हमारे ब्लड में चला गया, हमारी बॉडी के अंदर चला गया तो डिजीज कॉज कर देगा। जब तक ये हमारे ब्लड में या हमारे बॉडी में नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा, अनदर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं इंट्रासेलुलर और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक चीज ध्यान देना कि इंट्रासेलुलर वो होते हैं जो सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, तो वो वायरस जो सेल के अंदर जाकर या वो बैक्टीरिया जो सेल के अंदर जाके इन्फेक्शन करे, तब जाके हमारी बॉडी डिजीज हो, तो उसको
और वो वायरस जो सेल के बाहर, जैसे हमारे सेल का अरेंजमेंट है कि एक सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, तीसरी चौथी हो गई, इन सेल के बीच की जो खाली जगह होती है इसमें बना रहता है बड़े ऑर्गेनाइज में, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर गए तो डिजीज कॉज करना अगर यहाँ शुरू हो गया तो उसको बोलेंगे सेलुलर पैरासाइट, जो सेल के बाहर से आके सेल को डैमेज करना शुरू करे, और जो सेल में अंदर जाकर डैमेज करे वो इंट्रासेलुलर। तो जितने वायरस होते हैं टोटल इंट्रासेलुलर पैरासाइट जाएंगे या किसी न किसी बॉडी के सेल में जाएंगे, सेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये इन्फेक्शन नहीं होगा। तो होता क्या है कि सेल के अंदर इसका डीएनए आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, डिजीज कॉज करता है, तो लिविंग हो गया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल के बाहर है या ऐसे नॉर्मली है तो डेड है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि सेल के बाहर रेप्लिकेट नहीं करता है। दूसरा क्या है? सेल के बाहर डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल के बाहर ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब चीज की तरह क्या हुआ है। दूसरा क्या है कि साइटोप्लाज्म नहीं है, तो ये सारे के सारे जो इसके कैरेक्टर है वो किसके हैं? नॉन लिविंग। अगर इसका डीएनए आ रहा है सेल के अंदर और एक से दो बन रहा है तो लिविंग का कैरेक्टर है। डीएनए का रेप्लिकेट होना क्या है? लिविंग कैरेक्टर। और मतलब साइड एक्सेंट होने का है नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो इसके दो कैरेक्टर ये माने जाते हैं लिविंग नॉन लिविंग के कि दोनों कैरेक्टर है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है वायरस। तो वायरस की यहाँ से डिस्कवरी हुई। और वायरस को इस जेनेटिक मटेरियल के आधार पर दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एक होता है राइबोवायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। अब देखो क्या क्या होता है इसमें, दो तरह के। कभी भी एक वायरस है डीएनए आरएनए दोनों एक साथ नहीं होगा, तो वो वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबो वायरस। ठीक है, ये डीएनए होता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक का मतलब उसके न्यूक्लियस के अच्छा एक चीज और भी, इस न्यूक्लियस भी नहीं होता। सेल अगर कोई है तो या खैर वो तो प्रोकैरियोटिक में भी नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियाइड होता है, इसमें न्यूक्लियाइड भी नहीं होता, सिर्फ डीएनए होता है। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोवायरस। दूसरा होता है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं राइबोवायरस या रेट्रोवायरस, उसको बोलेंगे राइबोवायरस या इसी को बोलते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, इसमें क्या होगा? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो दो कैटेगरी है वायरस की, डीऑक्सीराइबो और राइबो। इसको हालांकि बाद में डिस्टिंग्विश किया था। एक दो लाइन है मैं एनसीईआरटी की बताता हूँ। अब देखो एनसीईआरटी जब खोलोगे सबके पास होगा या पीडीएफ होगा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है वायरस को। वायरस को एक दो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, जो कि डिस्कवरी जो वायरस को यहाँ पे पेज नंबर में बता दूं, पेज नंबर यहाँ ऊपर दे रखा है 25 नंबर पे दे रखा है वायरस वाइड लाइकेन। तो हम वायरस को पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और भी है, इसमें पहली बार एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, दिया होगा इसमें एस्टेनले, पेज नंबर 26 पे आते रखा है यहाँ पे एस्टेनले। इन्होंने क्या किया कि वायरस का पहली बार क्रिस्टल बनाया। क्रिस्टल का अर्थ हो गया जैसे चीनी के दाने होते हैं, चाय की पत्ती होती है, क्रिस्टल छोटे छोटे नमक के दाने होते हैं, उस तरह से वायरस का क्रिस्टल बना दिया। और उस क्रिस्टल को किसी दूसरे प्लांट पे जब स्प्रेड किया, एक्चुअल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वायरस है जिसका नाम है टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस है ये टीएमवी। ये बैक्टीरियोफेज है जिसका जिक्र मैंने किया था, बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसड्यूस करते जाता है जिस बैक्टीरिया में जाता है, ये है टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। ये तंबाकू की पत्ती एक डिजीज हो सकता है टीएमवी, जिसको बोलते हैं मोजाइक डिजीज, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, अगर तंबाकू की ये पत्ती है मान लो, तो इसमें मोजाइक डिजीज में क्या होगा कि पहले ब्राउन ब्राउन स्पॉट बनेगा,
और ये स्पॉट जहां जहां बनेगा वहां वहां पे क्या होगा, छेद हो जाएगा, यहाँ से पत्तियां गल जाएगी, बाद में इसकी डेथ हो जाती है। तंबाकू की प्लांट, तंबाकू का पत्ता ही यूज करते हैं तंबाकू के रूप में, सिगरेट के अंदर भरने का काम आता है, निकोटीन निकालने के रूप में आता है, चीनी के रूप में टोबैको का लोग यूज करते हैं, पान में यूज करते हैं। अब जहां जहां छेद हो जाएगा, पत्ते में छेद हो गया, तो तंबाकू का प्लांट मर जाता था या तंबाकू डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्होंने क्या किया कि इस टीएमबी करके हाई टेम्परेचर पे रख के तुरंत सडन जब लो किया तो छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए, इसके दाने दाने बन गए। अब उस दाने को लेकर के क्या किया इन्होंने, जब फ्रेश प्लांट पे डाला तो उस प्लांट में डिजीज हो गया। फिर दूसरी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने, तो ये टीएमबी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, इसमें दो चीज दे रखा है, ये जितने अंगूर अंगूर के तरह दे रखे हैं ये इसके कैप्सिड है, और जो ये बीच में यहाँ क्वाइल क्वाइल दे रखा है वो इसका आरएनए है। ये एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है यानी कि अंदर। अब इस पे एक्सपेरिमेंट में दूसरे में क्या किया स्टेनले ने क्या किया कि ये पूछा जाता है कि कैसे प्रूव हुआ कि वायरस में डिजीज पे कॉज करने की क्षमता उसके डीएनए में होती है, आरएनए में होती है। जैसे ये उसका क्या हो गया, डीएनए टीएमबी का इस तरह से ये डीएनए हो, आरएनए हो गया, सॉरी, ये पूरा का पूरा इसका आरएनए हो गया। इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। मैं इसको जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ये इस तरह से इसका आरएनए दे रखा है, और ऊपर जो दे रखा है इसके चारों तरफ से वो इसका है कैप्सिड। इस तरह से इसको चारों तरफ से कवर करने का काम करता है ये कैप्सिड। यहाँ पे दे रखा होगा इस तरह से कैप्सिड, ये चारों तरफ से आरएनए को कवर करने का काम करता है ये कैप्सिड। इन्होंने क्या किया कि इस पूरी वायरस से दो चीज अलग किया। अलग क्या क्या किया, तो एक अलग किया इसका कैप्सिड और दूसरा अलग किया इसका आरएनए। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका आरएनए है, दो चीजें अलग किया, एक अलग किया कैप्सिड और दूसरा अलग किया आरएनए। मान लो सपोज दैट ये आरएनए है इसका। अभी इन्होंने क्या किया, स्टेनले ने, ये तो पूरा क्रिस्टल बनाया था तो डिजीज हो ही गया, लेकिन क्रिस्टल ना बना करके इन्होंने दो चीज अलग किया, एक किया कैप्सिड और दूसरा किया आरएनए। दो तंबाकू के प्लांट के लिए, एक प्लांट पे क्या किया कि कैप्सिड को डाल दिया, एक प्लांट के ऊपर कैप्सिड को छीट दिया, दूसरे प्लांट के लीफ के ऊपर क्या किया, आरएनए को स्प्रेड कर दिया। तो जिस पे आरएनए को डाला उसमें तो डिजीज एपियर हो गया, यानी डिजीज हो गया, और इसमें डिजीज एपियर नहीं हुआ, नो डिजीज एपियर। तो यहाँ पे ये प्रूव हुआ कि जो डिजीज कॉज करने की क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, इसके आरएनए में होती है, ना कि इसके कैप्सिड में होती है। कैप्सिड जो होता है वो सिर्फ एक प्रोटेक्शन का या कवर बनाता है, जबकि जो आरएनए होता है वो क्या करता है, इसको, इसमें डिजीज कॉज करना है या डिजीज कॉज करने की क्षमता है, कैपेसिटी जो होती है वो इसके आरएनए में होती है, ना कि इसके कैप्सिड में होती है। दूसरे एक और साइंटिस्ट है, हालांकि इस पूरी पैराग्राफ को पढ़ लेना है, हर साल ये नीट में भी कई बार आया है, इसमें से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन एक एक लाइन याद रखना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। एक सबसे पहले नेम जो दिया था इसमें वायरस का, वो आइवन वॉस्टी ने दिया था। वायरस एक ग्रीक वर्ड है वेनम, वेनम का मतलब होता है विष, तो वायरस वहीं से लिया गया है, टर्म वेनम से लिया गया है, 1892 में आइवन वॉस्टी ने दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बिजेनरिक। बिजेनरिक ने क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था भाई कि कहीं भी अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लूइड लिया था नाम इसका, और ये बोला था कि कंटेजियम फ्लूइडम विवम, ये देख सुनने में संस्कृत का वर्ड लग रहा है, कंटेजियम फ्लूइडम विवम यानी कंटामिनेटेड फ्लूइड। वायरस जब भी ट्रांसमिट होता है तो वो फ्लूइड मीडियम के रूप में हो जाता है, जिसके लिए एक टर्म दिया था कंटेजियम विवम फ्लूइडम, कंटेजियम विवम फ्लूइडम। सुनने में संस्कृत वर्ड लग रहा है, बिजेनरिक ने दिया था। ये तीन साइंटिस्ट का आप नाम जरूर याद रखना, बोर्ड में या नीट में कहीं ना कहीं या आपके स्कूल के एग्जाम में जरूर रहेगा। एक याद रखना, आइवन वॉस्टी, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था वायरस को, वेनम के रूप में उन्होंने नाम दिया, ठीक है, या पॉइजन
नाम याद रखना, जिन्होंने टर्न किया कंटेजियम फ्लूइडम विवम, इसका मतलब कंटामिनेटेड या कंटेजियस यानी कि इन्फेक्टेड फ्लूइड। और तीसरा नाम याद रखना स्टेनले ने इसको क्रिस्टल बनाया था। माइक ऑफ करो अपना। 3 साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना वायरस जब भी पढ़ना तो इसमें ये दिया था कंटेजियम फ्लूइडम विवम में कि जो वायरस जब भी ट्रांसमिट होता है किसी न किसी चीज से, तो केवल वायरस का सेल ट्रांसमिट नहीं होता है, किसी न किसी बॉडी के ये फ्लूइड के रूप में ट्रांसफर होता है। एग्जांपल के तौर पे अभी भी जो ट्रांसमिट हो रहा है कोरोना का, तो इसमें पड़े हो गए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये हो गया कि जब हम बोलते हैं या स्नीज करते हैं तो हमारे माउथ से कुछ सलाइवा के पार्ट बहुत फाइन ड्रॉप के रूप में डिस्चार्ज होते हैं। जब स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो भी नाक से या मुंह से फ्लूइड बाहर निकलते हैं, उस फ्लूइड को बोलते हैं ड्रॉपलेट। और अगर उसके थ्रू वायरस या किसी भी बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट। ध्यान रहे, वायरस कभी भी ट्रांसमिट होगा तो फ्लूइड मीडियम में ट्रांसमिट होता है, चाहे हमारी बॉडी का सिक्रेटरी फ्लूइड हो, चाहे हमारे बॉडी के एसिड का फ्लूइड हो, चाहे हमारी बॉडी का कोई म्यूकस हो। म्यूकस बॉडी से डिस्चार्ज होने वाली, जैसे सलाइवा हो गया या नाक से निकलता है म्यूकस, तो इसी से ये ट्रांसमिट होता है। ऐसे केवल और केवल इसका सेल ट्रांसमिट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। वायरस का एक चीज और इसमें दे रखा होगा, वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि ये पैराग्राफ के अलावा इसमें ये पूछ देता है कि किस वायरस में किस तरह का डीएनए या आरएनए होता है, ये पूछ देता है एक क्वेश्चन। तो वायरस का जो डीएनए होता है वो 2 तरीके का होता है। कुछ वायरस में डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसी तरह आरएनए भी होता है। तो अगर हम बात करें वायरल डीएनए, वायरल जीनोम बोलते हैं उसको, डीएनए और आरएनए को वायरल जीनोम बोलते हैं। अब वायरल डीएनए जो होगा या आरएनए होगा, तो अब ये वायरल जीनोम देखो, जीनोम डीएनए 2 तरह का होता है, कुछ में डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, और कुछ में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ये पूछ लेता है कई बार, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। इसी तरह कुछ वायरस में डबल होगा और कुछ में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अब किस में होगा ये बता देते हैं एक बार। नाम में सबका नोट्स में अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा आपको। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब कि डीएनए इस तरह से होगा, डीएनए जब भी होगा तो इस तरह से है तो डबल स्ट्रैंडेड, अगर इस तरह से है तो सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए अगर ऐसे है तो डबल स्ट्रैंडेड। ये आरएनए मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। अगर आरएनए है इस तरह से, होता तो सिंगल ही है लेकिन देखने में ये डबल लगने लगता है, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो इस तरह से होगा, तो इसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डीएनए में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ बेस पेयर का होगा। ये जब +2 में जेनेटिक्स पढ़ोगे मॉलिक्यूलर तो उसमें मिलेगा। तो जनरली जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसमें नाम नहीं दिया होगा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फेज वायरस में होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड भी फेज में होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज 5174 हो गया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्यूमर वायरस में होता है, रॉस सार्कोमा वायरस में होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जनरली हमारे इसमें एचआईवी में होता है। ये सारे एग्जांपल मैंने लिख रखा है नोट्स में, फिर से सुन लो। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होगा वो ओल्ड ट्यूमर वायरस में या रॉस सार्कोमा में, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में। ध्यान रहे, वायरस प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल में भी करते हैं। इवन वायरस एक ऐसे माइक्रोब्स है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दे रखा है टीएमडी का और बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बोलते हैं उसको। डायग्राम देख लो इसका एक बार। अगर इस तरह से दे रखा है, ये पूरा का पूरा उसके ऊपर का कवर होता है, ये जिसको बोलते हैं हम कैप्सिड, सॉरी हाँ कैप्सिड बोलते हैं। वायरस के प्रोटीन का बना होता है कैप्सिड इसका। ये इसके ध्यान रहे, इसी से ये अटैच होता है किसी न किसी होस्ट से, और
ये रिंग लाइक इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। इसी हेड के अंदर इसके डीएनए होगा, इसी हेड के अंदर इसका इस तरह से डीएनए होगा। ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का है। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हेड और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं, किसी भी होस्ट से अगर अटैच होगा तो ये टेल से अटैच होता है, ऐसा अटैच होता है। और बैक्टीरिया में ट्रांसमिट करेगा तो सिर्फ अपना डीएनए हो। कभी भी कैप्सिड किसी भी बैक्टीरिया में ट्रांसफर, ये ऊपर का कोट जो होता है कैप्सिड, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसका जब भी होगा तो डीएनए ट्रांसफर करेगा वायरस अपना, ठीक है। किसी भी सेल में अगर जाएगा ये, तो सेल में जाकर के एक एंजाइम, अच्छा एक चीज और भी होता है वायरस का कैरेक्टर, ये मतलब होस्ट स्पेसिफिक होता है। इसका मीनिंग देख लो क्या होता है होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर वायरस एक पर्टिकुलर सेल में या एक पर्टिकुलर होस्ट में ही इन्फेक्शन करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। जैसे अगर प्लांट में जो वायरस डिजीज कॉज कर रहा है वो कभी एनिमल में डिजीज कॉज नहीं करेगा, जो एनिमल में डिजीज कॉज कर रहा है वो प्लांट में नहीं करेगा। एनिमल में भी अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल को कोई डिजीज हो रहा है तो वो दूसरे एनिमल, जैसे अभी बता रहे थे एचआईवी, अब एचआईवी है तो ये जब भी हमारे बॉडी में जाएगा तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट करता है, आरबीसी में नहीं जा सकता। अच्छा एक चीज और भी है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन अक्सर कि कोई भी वायरस कभी भी हमारे सेल के आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं, कोई बता सकता है कोई क्यों? वायरस अभी मैंने बताया तो ये अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आरबीसी को वायरस क्यों नहीं इन्फेक्ट कर सकता। कोई भी दुनिया में वायरस नहीं बना जो आरबीसी को इन्फेक्ट कर सके, कोई बता सकता है जी? अनम्यूट करके बताओ भाई। अरे सुनाई दे रहा है सबको? बच्चे सुन नहीं रहे हैं क्या? बताओ भाई पुष्पेंद्र, सुनाई तो दे रहा है? हाथ हम सब की कि नहीं आरबीसी को इन्फेक्ट करता है? अरे कोई तो बोलो, हाँ ना कुछ भी रिप्लाई करो उधर से। सुनाई तो सबको दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है, हमको लगा बंद हो गया, अब किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। चलो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं करता है। अभी हमने बताया मैंने कि वायरस जब भी इन्फेक्ट करेगा किसी सेल को तो जाकर के उस सेल के न्यूक्लियस में अपना डीएनए इंसर्ट करेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए में इंसर्ट करेगा, ठीक है। आरबीसी एक ऐसा सेल है जो ए न्यूक्लिएटेड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें डीएनए कहां से होगा भाई? और वायरस की क्या खासियत है कि जब भी इन्फेक्शन कॉज करेगा तो ये जाकर के अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में जोड़ देता है। इन्फेक्शन ये जब भी करेगा तो अपना डीएनए होस्ट के डीएनए में ऐड कर देगा। आरबीसी में डीएनए ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। 9th से पढ़े आ रहे हो ना कि आरबीसी हमारे बॉडी का एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में कहां न्यूक्लियस होता है? इमैच्योर आरबीसी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, बाकी आरबीसी कहां न्यूक्लिएटेड होती है? आरबीसी तो ये न्यूक्लिएटेड होती है। और वायरस जब इन्फेक्शन करेगा तो किसमें करेगा? डीएनए में। डीएनए में अपना डीएनए ऐड करेगा। न्यूक्लियस है नहीं, डीएनए है नहीं, तो आरबीसी में इन्फेक्शन कहां से करेगा? तो इसीलिए कभी भी कोई भी वायरस आरबीसी में अगर पूछ ले इन्फेक्शन क्यों नहीं करता, बिकॉज वायरस ऑलवेज इन्फेक्ट डीएनए। वायरस जब भी इन्फेक्शन करेगा तो वो हमारे डीएनए में अपना डीएनए ऐड करेगा। Since RBC do not have nucleus, so DNA is absent in RBC. कभी भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं, हमें डीएनए निकालना है, कहीं मर्डर हुआ, क्राइम हुआ, अगर पूछ दे कि फोरेंसिक टीम आएगी तो उसमें ब्लड के सैंपल में क्या ले जाएगी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, क्या ले जाएगी? सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी ले जाएगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी एक ऐसा ब्लड का सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है। आरबीसी में होता नहीं। प्लेटलेट्स में इंसिपिएंट होता है, प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट है। तो ध्यान रहे, अगर कोई पूछ दे कि आरबीसी को क्यों नहीं करता, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो डीएनए नहीं, ठीक है। बाकी उसी सेल को ये इन्फेक्ट करेगा जिसमें डीएनए है। तो हर सेल, जो सेल, जैसे मान लो सपोज दैट अगर कोई ऐसा वायरस है जो हमारे डब्ल्यूबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है, वो बाकी अदर बॉडी के सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। वो जब करेगा तो डब्ल्यूबीसी को ही करेगा। तो इसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक। तो वायरस की एक खासियत होती है कि ये किसी न किसी पर्टिकुलर
होस्ट में ही इन्फेक्शन करता है, दूसरे में नहीं करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे फ्लू वायरस था, एक और भी था वो पिग से सार्स आया था, साउथ एशियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था। अच्छा, और भी कई हैं जो डाइजेनेटिक होते हैं, एक से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट हो जाते हैं। स्वाइन फ्लू आया ही था, स्वाइन फ्लू था, पिग से ट्रांसफर होते थे, इसलिए तो पिग को रोकता था। खैर वो भी मैमल है, हम लोग भी मैमल है। जनरली कम ही वायरस हैं जो क्या कहते हैं, एक से दूसरी स्पीसीज में माइग्रेट होते हैं, या वो पर्टिकुलर सेल में ही ट्रांसमिट होते हैं, दूसरे सेल में नहीं जाते। इसको बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी। होस्ट स्पेसिफिसिटी सबसे ज्यादा वायरस में होती है, बाकी में कम होती है। जब तक वायरस हमारे डीएनए में या हमारे सेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए तो क्या कहते हैं इसको, जब तक ये सेल के बाहर है तब तक हम रोक सकते हैं, सेल में अंदर चला गया तो रोकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कंडीशन एक और भी आता है, इसके खिलाफ जल्दी एंटीबायोटिक नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि हमारे डीएनए में चला जाता है। बैक्टीरिया के खिलाफ बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया डीएनए में कम जाएगा, बाद में जाएगा, पहले हमारे सेल को इन्फेक्ट करेगा या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इन्फेक्ट करेगा, वहां एंटीबायोटिक का असर बहुत फास्ट होता है। तो ये कंडीशंस होती है वायरस की मोस्ट स्पेसिफिक। एक तो ये हो गया, ध्यान रखना, ये बैक्टीरियोफेज है, ऊपर हेड हो गया, ये नीचे टेल हो गया। टेल में ये ऊपर हेड जो बना होता है या नीचे टेल जो बाहर का कवर होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। टीएमबी जो हो गया उसके भी बारे में थोड़ा सा अभी बताया ही था टीएमबी को, कि टीएमबी में भी कैप्सिड जो होता है वो, उसमें डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी नहीं होती है। जो भी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, उसके आरएनए में होती है। डीएनए जो इसका कैप्सिड होता है वो नॉर्मल होता है, चारों तरफ से प्रोटेक्टिव कवर बनेगा कैप्सिड इसके, इस तरह से होता है कैप्सिड इसके। जब तक कैप्सिड के अंदर है तब तक इसका आरएनए सेफ है, सिक्योर है। अगर हम किसी कारण से या कोई ऐसा केमिकल डाल दें जिसके कारण इसकी कैप्सिड टूट जाए तो ये वायरस मर जाएगा। आज जो बताया जा रहा है कोरोना की, तो उसकी कवर जो है उसमें फैटी एसिड है, फैट्स है, तो फैट्स होने के कारण वो स्टिक जल्दी से कर रहा है। तो फैटी अगर कवर है तो मतलब प्रोटीन भी है, प्रोटीन के साथ फैट है, तो फैट बहुत जल्दी सोप जो होता है, साबुन होता है, उसके साथ सलेबल हो जाता है। तो जब वॉश करते हैं तो जो इसका फैट है वो साबुन के साथ मतलब क्या कहते हैं बॉन्डिंग बनाता है और साबुन के साथ बह के निकल जाता है, हमारी बॉडी बच जाती है। ये कंडीशन इसमें होता है। कई ऐसे हैं जो नहीं ऐसा कर पाते हैं, अलग अलग वायरस के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये वायरस था। वायरस में रिप्रोडक्शन खुद का नहीं होता है, ध्यान रहे। वायरस जब भी रिप्रोड्यूस करेगा तो हमारी बॉडी सेल के साथ करेगा, यानी कि वायरस हमारे अपना डीएनए हमारे डीएनए में डाल देगा। अब हमारा सेल डिवाइड होगा तो वायरस भी डिवाइड होगा, हमारा सेल डिवाइड ना हो तो वायरस डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान रखना। अगर जैसे हमें पता चल जाए कि हमारे ये सेल है और हमारे सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कोई वायरस का डीएनए आ गया है, तो हम अगर किसी कारण से इस सेल का डिवीजन रोक दें तो वो वायरस जहां है वहीं पे रुक जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल में नहीं फैलेगा। अगर हम इसको क्या कर दें, यहीं पे ले चलते वायरस को रोक दें, किसी कारण से सेल को डिवाइड न होने दें, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी बच जाएगी। ये वायरस का डीएनए रेड कलर का आ गया। अब हमें पता चल गया कि वायरस इस सेल में, इस सेल जब ये डिवाइड होगा एक सेल से दो सेल बनेगा, दोनों सेल में वायरस फैलेगा। वायरस का डीएनए एक से, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी, फिर ये डिवाइड होगा, उसमें ट्रांसमिट होता है। अगर इसके डिवीजन को हम रोक दें तो इसका भी डिवीजन रुक जाएगा। जो एचआईवी है इसकी दवा भी इसी आधार पर बनी है, एचआईवी की दवा बन चुकी है इसकी। इसमें किया क्या जाता है कि जिस जनरली हमारे क्या कहते हैं प्लाज्मा ब्लड सेल के डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होंगे, पढ़े होंगे तुम लोग, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ये ग्रेनुलोसाइट के दो टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये मोनोसाइट या लिम्फोसाइट में जाएगा, ग्रेनुलोसाइट्स में कम नहीं जाता है। तो मोनोसाइट के डिवीजन को और लिम्फोसाइट के डिवीजन को रोक दें तो ये फैलेगा ही नहीं बॉडी में, धीरे धीरे पड़ा रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसी आधार पर इसकी मेडिसिन बनी है। तो चलो आगे बताएंगे। तो अभी तक जो बताया था वो था, याद रखना, दो तीन टर्म इसमें अभी बता देता हूं मैं। एक तो ये याद रखो टर्म कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या, तो या तो डीएनए या तो आरएनए, कोई एक ही होता है वायरस में, दोनों नहीं होगा, प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन।
अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो जिसे बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वायरस। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब हमारे बॉडी में प्रोटीन्स हैं या न्यूक्लिक एसिड है, ये एक तो ये हो गया। दूसरा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक टर्म यहाँ दिया है तुम लोगों ने, वायरवाइड, टीओडाइनर ने डिस्कवर किया था। स्मॉलर वायरस से ये छोटा होता है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज कॉज करता है। यहाँ दिया है फाइंड टू फ्री आरएनए लैक्ड प्रोटीन, तो ये बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन, विदाउट प्रोटीन या विदाउट कैप्सिड, विदाउट प्रोटीन या विदाउट कैप्सिड, तो उसको हम बोलते हैं वायरवाइड। वायरवाइड दे रखा है ना यहाँ पे, वायरवाइड, PIRYDS, वायरवाइड, टीओडाइनर ने खोजा था। इनको याद रखना टीओडाइनर को। इसे सुन लो, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों है तो वायरस होगा। कई बार क्या हो जाता है कि ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें प्रोटीन का कवर ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है, कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये सेल टू सेल ट्रांसफर होगा, बहुत वीक होता है। हालांकि वीक तो वायरस भी होता है, वायरस भी बहुत वीक होता है, जरा सा भी अनफेवरेबल कंडीशन होगा, इनएक्टिव होगा। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर हम सेफ रहें, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलने ना दे, तो ये फैल ही नहीं सकता हमारे बॉडी में, या एक से दूसरे में नहीं जाएगा। ये बहुत वीक होते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये भी है, ये इससे भी वीक। अगर ये ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, या तो डीएनए या तो आरएनए है, प्रोटीन है ही नहीं, प्रोटीन जो होता है वो इसमें नहीं है, विदाउट प्रोटीन है, तो उसको बोलेंगे वायरस, वायरवाइड। एक और होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, उसको बोलेंगे प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? इन्फेक्शियस प्रोटीन, वो प्रोटीन जो डिजीज कॉज करे, क्या बोलेंगे उसको? इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन। या ये बोलते हैं कि प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, उसको हम बोलते हैं प्रियोन। याद रखना। तो तीन चीज हमें मिला, क्या मिला? एक मिला वायरस, जिसमें क्या था? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। दूसरा क्या मिला? वायरवाइड, जिसमें क्या मिला? न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन तो वायरस, न्यूक्लिक एसिड विदाउट प्रोटीन, बिना प्रोटीन का, तो उसको बोलेंगे वायरवाइड। और तीसरा क्या मिला? इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा या कैप्सिड रहेगा, और ये कैप्सिड या प्रोटीन ही बीमारी पैदा करेगा, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के नाम पे कुछ नहीं होता, ना तो डीएनए होता है ना आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है या कैप्सिड होता है। तो ये बोलते हैं कि इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड प्रियोन। तो ये तीन टर्म याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट एज इट इज पूछ देता है ये एग्जाम में, एज इट इज आपके एग्जाम में आ जाएगा कि कंडीशंस बताइए क्या क्या कंडीशंस होगी। तो कंडीशंस यही याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों है तो उसको वायरस बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड है लेकिन प्रोटीन नहीं है तो वायरवाइड बोलेंगे, प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो उसको प्रियोन बोलते हैं। इसको मैनिपुलेट कर लेना, समझ गए? मैं इसको लिख के ऐसे बता देता हूँ, या ऐसे इसको नोट मैं उसमें नोट्स में मैं लिख करके दे दूंगा तुम लोगों को, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। मान लो सपोज दैट ये हो गया न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, इन दोनों को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, और प्लस क्या हो गया? तो ये कैप्सिड हो गया या प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। आगे लिख देना वायरस, ठीक। दूसरे को क्या कर देना? डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड, तो उसको क्या बोलेंगे? और उसके बाद तीसरा क्या लिख देना? इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, ये लिख दोगे ओनली न्यूक्लिक एसिड। यहाँ क्या होगा?
ओनली न्यूक्लिक एसिड, तो वाइड प्रोटीन इन्फेक्शियस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्रियोन। तो अगर ये दोनों मिला हुआ है तो वायरस होगा, अकेले न्यूक्लिक एसिड है तो वाइड होगा, अकेले प्रोटीन है अगर इन्फेक्शियस है तो क्या होगा, प्रियोन होगा। ये तीन टॉपिक जरूर याद रखना वायरस का, समझ गए। बाकी एनसीईआरटी में जितना दे रखा है ये जरूर आप पढ़ लेना एक बार, वायरस की रीडिंग लगा लेना, कौन कौन डिजीजेज हैं वायरस से होने वाले। प्लांट में डिजीजेज जैसे दे रखा है इसमें, लीफ कर्लिंग डिजीज, येलो वेन मोजैक डिजीज होता है, कई सारे डिजीजेज है प्लांट और एनिमल के। एक वाइड वाला डिजीज याद रखना, कॉज्ड बाय टियोडाइनम ने कुछ जो खोजा था, पोटैटो स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिजीज है ये, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलते हैं। और प्रियोन जो होता है इससे भी ह्यूमन में भी ये डिजीज कॉज करता है, कई सारे, मुझे अभी नाम याद नहीं है लेकिन मैंने नोट्स में लिख रखा है ये कौन कौन से डिजीज कॉज करता है। तो ये 3 टर्म है वायरस में। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है वायरस से कि इसको इस विटेकर ने, या 5 किंगडम पढ़े हैं ना हम लोग, कहां से, लीनियस से, 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम 5 किंगडम, कहीं भी वायरस का जगह नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो उसके 3-4 रीजन है, हालांकि मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये वायरस जब पढ़ते हैं तो ये रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायरस को व्हाई वायरस डू नॉट केप्ट इन एनी क्लासेस इन आइदर 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो 2 किंगडम जब दिया गया था तो वो ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक के आधार पर दिया गया था, तो ना तो ये ऑटोट्रॉफिक है ना तो हेटेरोट्रॉफिक है, तो कहीं नहीं रख सकते, जिसमें प्लांटी एनिमलिया था। जब 3 किंगडम आया तो उसमें एक जुड़ा था क्या, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जुड़ा, तो प्रोटिस्टा सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मोनेरा जुड़ा, प्रोकैरियोट्स जुड़े, बाद में प्रोटिस्टा जुड़ा। 3 किंगडम में प्लांटी एनिमलिया के साथ क्या जुड़ा, मोनेरा। अब मोनेरा में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि मोनेरंस जो है प्रोकैरियोटिक है, इसमें ना तो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होता है ना यूकैरियोटिक कैरेक्टर होता है। मोनेरंस जितने थे वो सारे प्रोकैरियोट को एक जगह जमा किया, किसने, मोनेरा में। फिर यूकैरियोट यूनिसेलुलर को एक जगह जमा किया गया, प्रोटिस्टा नाम दिया। प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टर नहीं है इसमें, कैरेक्टर किसी के नहीं है इसमें, इसलिए ना तो इसको मोनेरा में रख सकते हैं ना प्रोटिस्टा में रख सकते हैं, सेल है ही नहीं, किस में रखे भाई, फंजाई में नहीं रख सकते क्योंकि फंजाई का अपना अलग क्लासिफिकेशन है, विटेकर ने दिया कि भाई माइसीलियम हो रहा है, काइटिन की सेल वॉल होती है, स्पोर्स बनते हैं, इनमें इसमें से कोई कैरेक्टर नहीं होता। तो अगर ये आ जाए क्वेश्चन तो ये सीधा सिंपल 3-4 लाइन में लिख सकते हो कि बिकॉज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन, तब दे दोगे उसमें 2-3 वर्ड लिख देना, ये कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, दूसरा दे सकते हो ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर, वायरस हैव डू नॉट, मतलब इनमें से आउट ऑफ दिस कैरेक्टर वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टर, ये जितने कैरेक्टर हैं वायरस में कोई भी कैरेक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रख सकते, तो इसीलिए इनको अलग से एक टॉपिक में रख दिया गया। इसके बाद एक और भी है लाइकेन, उसको भी कहीं जगह नहीं मिला, ना वायरस को जगह मिला, ना वायरवाइड को जगह मिला और ना ही प्रियन को जगह मिला। ध्यान रखना इसको, तुम लोग ये सिंबल बनाते हो ना गोल गोल बना करके, तो एक सर्कल में न्यूक्लिक एसिड बना दो, एक सर्कल में प्रोटीन बना दो, अगर ये दोनों जुड़ गए तो वायरस हो जाएगा। 10th में बनाते हो रीजनिंग, अब यहाँ रीजनिंग हट गया, तो ये अगर अटैच है तो वायरस हो गया, अटैच नहीं है तो प्रियन हो गया, अकेले ही है तो वायरवाइड हो गया। तो इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं होने के कारण वायरस को कहीं नहीं रखा गया। लाइकेन की भी यही कंडीशन है, लाइकेन एक ऐसा प्लांट है, अगर इसको प्लांट में रखते हैं लाइकेन को, डोंट रीड इट लीचेन, इट इज लाइकेन। लाइकेन में भी यही देखा गया कि इसमें 2 चीज मिले थे लाइकेन में, एक एल्गी और दूसरे फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों का ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मिला जुला रूप है। जिस तरह से वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, वैसे ही लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों, इनमें इसी तरह यहाँ भी है लाइकेन में कि एल्गी फंजाई जब तक है तभी तक लाइकेन का इंपॉर्टेंस है, अगर किसी एक को हटा दो लाइकेन का एग्जिस्टेंस खत्म, यानी कि एल्गी हटा दो तो भी लाइकेन मर जाएगा, फंजाई हटा दो तो भी मर जाएगा।
क्यों? क्योंकि एल्गी इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड देता है। लाइकेन क्या करता है? इसको वाटर का वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए देता है। अगर लाइक फंजाई ना रहे तो एल्गी पानी के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो भी लाइकेन की डेथ होगी। अगर लाइक एल्गी ना रहे तो फंजाई को फूड बना के कौन देगा, तो भी लाइकेन की डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन इसकी होती है। इसीलिए लाइकेन, वायरस, वायरोइड और प्रियन इनको कहीं जगह न मिलने का रीजन ये था कि इसमें दो कैरेक्टर थे। अब इसको किसने रखे लाइकेन को? एल्गी में नहीं रख सकते क्योंकि फंजाई का कैरेक्टर है, फंजाई में नहीं रख सकते क्योंकि एल्गी का कैरेक्टर है। हालांकि होता है ये ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस करता है ये। जनरली लाइकेन कभी भी चट्टान पे, सूखे हुए चट्टान पे ग्रो, कहीं भी इससे भी मॉइस्चर मिलना चाहिए। आज मून पे पानी ढूंढा जा रहा है, कहीं भी वाटर का एग्जिस्टेंस मिले तो कहीं भी अगर हमें मॉइस्चर या वाटर मिल जाएगा तो वहां पे लाइकेन ग्रो करा देंगे। कहीं भी अगर सक्सेशन होता है, कहीं प्लांटिंग वेजिटेशन ग्रो करता है तो सबसे पहले वहां लाइकेन आते हैं। तो उसी तरह से है ये एक अनदर टॉपिक है लाइकेन। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लाइकेन को। क्या है वायरस में इतना है, वायरस पे बहुत ज्यादा रिसर्च मत करना। एक चीज और याद रखना वायरस के बारे में, वायरस का कोई नोमेनक्लेचर नहीं है। नोमेनक्लेचर का मतलब कोई नेमिंग नहीं है। जिस डिजीज को कॉज करता है उसके नाम के आगे वायरस लगा दिया गया है जनरली। इसलिए तो सुना होगा पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कहीं भी मिलेगा तो वायरस जो है वो डिजीज के नाम के आगे मिलेगा। पोलियो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, उसके नाम ह्यूमन इम्यून को डिफिशिएंट कर देता है। तो वायरस का कोई नोमेनक्लेचर नहीं है, खुद का अपना रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेल में जाके अपना डीएनए का मल्टीप्लिकेशन करता है। लाइकेन को थोड़ा सा देखते हैं कि लाइकेन क्या है। इसी की तरह मिला जुला ये भी है लाइकेन भी। एक्चुअल में लाइकेन अभी हमने बताया कि बोला जाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी एज वेल एज फंजाई। एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। इसीलिए लाइकेन की स्टडी को बोलते हैं फाइकोमाइकोलॉजी, क्योंकि दोनों का स्टडी इसमें होता है। तो फाइकोमाइकोलॉजी। अब एल्गी क्या करेगा? प्रिपेयर फूड। ये क्या करता है? फूड बनाता है। प्रिपेयर फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्या करता है? फूड बनाता है। दूसरा, इसकी माइसीलियम होती है, माइसीलियम पढ़े होंगे, इस तरह से होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कहीं भी ये माइसीलिया जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक इन द सेंस दैट इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अगर इसको कहीं से मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मिलेगा तो उसी को खींच लेगी और खींच करके वाटर की अवेलेबिलिटी को पूरा कर देगी। तो माइकोलॉजी क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर या मॉइस्चर, एब्जॉर्ब वाटर या मॉइस्चर that utilized in photosynthesis, that utilized in photosynthesis। ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज्ड होता है। क्लियर? दूसरा ये भी होता है कि जब रिप्रोडक्शन, अब इनकी स्ट्रक्चर देखो कैसे होते हैं। ये जब भी स्ट्रक्चर इनका बनेगा लाइकेन का तो देखो कैसे बनेगा। अब ये क्या हो गया? पूरा का पूरा ये ग्रीन वाला जो है ये हो गया एल्गी। अब इसी के ऊपर लाइकेन आकर के चारों तरफ से अपना प्रोपेग्यूल डेवलप करेगा। कैसे डेवलप करेगा ये देख लो। फंजाई, फंजाई की माइसीलिया इस तरह से आएगी और इसको चारों तरफ से कवर करेगी। ये माइसीलिया है। अब क्या हो गया? बीच वाला जो ग्रीन कलर का जितना है ये टोटल का टोटल तो है एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और ये जो ट्यूब की तरह देख रहे हो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो है माइसीलियम, इसको प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। अब ये कहीं गिरेगा अगर तो जहां गिरेगा वहीं पे एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर ग्रो कर जाएंगे। फंजाई क्या करेगा? तो एल्गी को, और एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर कर देगा।
ये कंडीशंस होती है इसकी प्रोपेग्यूल्स की। अब ये ऊपर वाला हो गया क्या, ऊपर वाला हो गया ये फंजाई, और अंदर वाला जो ग्रीन कलर का है ये क्या हो गया, एल्गी। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गए एल्गल कंपोनेंट और दूसरे हो गए फंगल कंपोनेंट। तो ये बोला जाता है कि एल्गल कंपोनेंट इज सराउंडेड बाय फंगल कंपोनेंट। अब फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की। काइटिन क्या करेगा, इसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे देगा, हीट से कोल्ड से प्रोटेक्शन दे देगा, अंदर एल्गी पड़ा रहेगा। जब इसको लाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस कर देगा, और जो माइसीलिया है वो मॉइस्चर दे देगा इसको। इस तरह से ये बड़े आसान। अच्छा, हवा में ये उड़ते हैं प्रोपेग्यूल्स एक से दूसरी जगह, जहां मॉइस्चर मिलेगा वहीं पे जर्मिनेट कर जाएंगे। ध्यान रहे, ये उस जगह जर्मिनेट करते हैं जो पोल्यूशन फ्री एरिया होता है। अगर पोल्यूशन है तो वहां पे ये सर्वाइव नहीं करते। अगर पूछा जाता है कि क्वेश्चन कि अगर कोई एरिया है वहां पे लाइकेन की डेथ हो रही है तो क्या कंडीशंस है, तो अगर किसी एरिया में लाइकेन की डेथ हो रही है इसका मतलब वहां पे पोल्यूशन इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के, स्पेशली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पे अगर लाइकेन मरने लगे समझो SO2 का पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। कहीं अगर SO2 ज्यादा होगा तो वहां पे एसिड रेन होगा, पड़े होगे तुम लोग, क्योंकि SO2 और H2O ये मिलकर के क्या बनाते हैं, H2SO3। ये अगेन H2SO3 H2O से रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। यही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, रेनफॉल के साथ बाहर नीचे आता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो कहीं अगर फंजाई की पूछा जाता है, फंजाई इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो फंजाई के ये दो कंपोनेंट होते हैं। दूसरा ये भी है कि जो जब रिप्रोडक्शन होगा तो फंजाई स्पोर बनेगा, लाइकेन में भी स्पोर बनेगा। तो फंजाई दो काम करेगा, वाटर तो एब्जॉर्ब करके देगा ही देगा, इसके अलावा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, स्पोर बनाएगा। ये स्पोर हवा में स्प्रेड होते हैं, जहां पे फेवरेबल कंडीशन होगा जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना देते हैं। कहीं भी अगर किसी रॉक पे जा रहा है तो सबसे पहले लाइकेन ग्रो करता है। कैसे इनकी ग्रोथ होती है ये देख लेते हैं। कहीं भी अगर जैसे मान लो सपोज दैट कोई रॉक्स है, उस पे सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेगा। लाइकेन जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा वहां पे कंडीशन फेवरेबल होता जाता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये कोई भी स्टोन है, रॉक है ये, इसके ऊपर अगर लाइकेन के प्रोपेग्यूल्स आकर के गिर गया और इसको मॉइस्चर मिल गया तो इसके बाद ये धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और इसके चारों तरफ लाइकेन फैलना शुरू हो जाता है। अब लाइकेन धीरे धीरे जब फैलना शुरू हो जाएगा तो ये लाइकेन एक पूरा मोटा लेयर बना लेते हैं। अब लेयर बना लेंगे, कहीं से लाइकेन के साथ ये पूरा का पूरा लाइकेन ग्रो कर जाएगा। अब लाइकेन ग्रो जब कर जाएगा, कहीं से लाइकेन के बाद अगर आना शुरू हुआ तो इसमें मॉस डेवलप होते हैं। मॉस यानी कि ब्रायोफाइट्स। तो कहीं किसी भी जगह सबसे पहले लाइकेन आते हैं, लाइकेन के बाद क्या जाएंगे इस पे, लाइकेन एक सबस्ट्रेटम दे देगा, आधार दे देगा, मॉस धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मॉस जब डेवलप होंगे तो लाइकेन और मॉस दोनों मिलकर के और ज्यादा यहाँ पे डेंस लेयर बना देते हैं, मोटा लेयर बना देते हैं। अगर लाइकेन के बाद सेकंड नंबर में ग्रो होता है मॉस। कहीं भी मॉस के बाद धीरे धीरे यहाँ पे अब एनुअल हर्ब या स्रब ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे हर्ब या स्रब आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियां उगना शुरू हो जाती है। अब ये धीरे धीरे हर्ब या स्रब जब पहले तो एनुअल होते हैं फिर बाद में पेरेनियल होते हैं। तो मॉस के बाद यहाँ पे हर्ब उगना शुरू हो जाते हैं। हर्ब के बाद धीरे धीरे श्रब, और श्रब के बाद धीरे धीरे ट्री उगना शुरू हो जाते हैं। आज पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े जो ट्री है, जितना शिवालिक रेंज का देख लो, इधर का अरावली रेंज है, ड्राई है, पानी नहीं है, लेकिन जहां पे भी अगर पहाड़ों के नीचे पानी है वहां पे घने जंगल है, ऊपर पहाड़ पे रीजन है, वहां पे अंदर पानी है। दूसरा वहां पे लाइकेन शुरू से ग्रो हुए। इस फिनोमिनन को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस फिनोमिनन को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है कि वो फिनोमिनन जहां पे वेजिटेशन ग्रो हो। तो जब वेजिटेशन ग्रो होती है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन या वेजिटेशन ग्रो करने में सबसे ग्रेट रोल जो होता है वो किसका होता है, लाइकेन का होता है। इसलिए इसको पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। पायोनियर का मतलब ये शुरुआती करने वाला होता है, पायोनियर ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इसको बोलते हैं। लाइकेन जो होते हैं, आज ये बोला भी जाता है कि अगर लाइकेन न रहे तो क्या होता, लाइकेन अगर नहीं रहे होते तो आज जो अर्थ पे क्लाइमेट या वेजिटेशन डेवलप है ये डेवलप नहीं हुआ होता। जो भी वेजिटेशन डेवलप करा वो लाइकेन्स करते हैं। लाइकेन ही कहीं भी देखोगे, अभी भी कहीं रॉकी एरिया है, अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, वहां पे बहुत ज्यादा वाटर है,
तुरंत ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर बनना शुरू हो जाता है। या तो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या तो लाइकेन होते हैं, ज्यादातर लाइकेन होते हैं। अब वो क्या करेंगे, मरने के बाद ये सड़ करके वहां पे क्या करते हैं, एक तरह से फर्टिलाइजर बनाने का काम करने लगते हैं। दूसरा एक काम और भी करते हैं, लाइकेन से एक एसिड रिलीज होता है जिसको लाइकेनिक एसिड बोलते हैं। अगर ये छोटे छोटे रॉक के ऊपर लाइकेन ग्रो किए हैं तो वो लाइकेनिक एसिड धीरे धीरे इसको डिकम्पोज करने लगता है। आज जो इस अर्थ पे सॉइल बना है वो दो तरीके से बना। शुरू में तो ये अर्थ पूरी की पूरी रॉक थी, लाइकेन जो सॉइल बना उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी कहते हैं। जिस प्रोसेस से सॉइल बना है उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। तो पीडोजेनेसिस जो हुआ है उसमें सबसे ग्रेटर रोल जो है वो लाइकेन का हुआ है। ये लाइकेन इसके ऊपर ग्रो करते जाते हैं जिसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, और डिकम्पोज करते करते इस रॉक को सैंड में चेंज करेंगे छोटे छोटे को, और सैंड को बाद में क्ले में चेंज कर देते हैं। क्योंकि खुद मरेंगे तो ह्यूमस बनेंगे और सैंड को क्ले में चेंज कर देंगे। तो सॉइल के अंदर जो ह्यूमस बना है या सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वो लाइकेन का कारण हुआ है। इसी को बोलता है कि पीडोजेनेसिस दो पार्ट में होता है। एक होता है विदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण होता है। पीडोजेनेसिस जो होता है वो विदरिंग का मतलब होता है स्प्लिट होना। विदरिंग जो होता है वो दो तरह का है। एक है फिजिकल विदरिंग जो लैंडस्लाइड का कारण होता है, चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल विदरिंग। बायोलॉजिकल जो होता है वो कौन, लाइकेन कराते हैं। लाइकेन धीरे धीरे डिकम्पोज कर करके उसको क्या करते हैं, लाइकेनिक एसिड में रिलीज कर, लाइकेनिक एसिड से पूरे डिकम्पोज करके क्ले में चेंज कर देते हैं। तो लाइकेन लाइकेन अगर न रहते शुरू में तो आज जो अर्थ पे क्ले मतलब सॉइल बना हुआ है या अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन है ये नहीं बना होता। किसी भी एरिया में लाइकेन जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा वहां पे। ये बोला भी जाता है कि अगर किसी एरिया में लाइकेन का ग्रोथ खूब अच्छा है तो क्या फील करा जाए, ये हो रहा है कि वो एरिया मतलब पॉल्यूशन फ्री है। अगर किसी एरिया में लाइकेन की डेथ हो रही है तो वो एरिया पॉल्यूटेड है, स्पेशली SO2 पॉल्यूशन। अभी भी देखोगे हिली एरिया में जाओ तो वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ क्या है, लाइकेन मिलेंगे या मतलब हर श्रब ट्री जो भी मिलेंगे लाइकेन के कारण मिलेंगे। इनिशियल ग्रोथ इससे का होता है। रिप्रोडक्शन लाइकेन को हालांकि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। तो क्रस्टोज देखो क्या होता है, कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जो अर्थ मतलब रॉक पे चिपके हुए हैं। रॉक मतलब एक तरह से पूरी की पूरी चिपका हुआ रॉक पे है वो, उसको क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। 3 तरह के होते हैं लाइकेन, ये बना देता हूं डायग्राम। कुछ लाइकेन जो है वो इस तरह से उगते हैं, जमीन पे लगेगा कि ये चिपके हुए हैं, चिपके होते नहीं है ये, हालांकि इस तरह से होते हैं लाइकेन। ये पूरा का पूरा इसमें कैटेगोरीज होते हैं, कुछ स्पोर्स भी होते हैं। इस तरह से होते हैं ये लाइकेन है, इसको बोलते हैं क्रस्टोज लाइकेन। ये जमीन पे चिपके रहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन। हालांकि इतना डिटेल दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने बता दिया। ये क्रस्टोज लाइकेन लगेगा कि जमीन पे चिपके हुए हैं ये क्रस्टोज। फोलियोज जो होते हैं वो थोड़े से उठे हुए रहते हैं, एक जगह तो लगेगा कि यहाँ पे लगे जमीन से अटैच रहेंगे, और बाकी जो होते हैं इस तरह से वो रहेंगे तो जमीन पे ही, लेकिन लगेगा कि ये उठे हुए जमीन से हैं। इस तरह से होते हैं, मतलब ये फैले रहेंगे लेकिन बड़े बड़े आके रहेंगे, फोलियोज होते हैं। और एक फ्रूटिकोज होते हैं जो ये क्रस्टोज हो गए, दूसरे फोलियोज हो गए, और तीसरे फ्रूटिकोज होते हैं। फ्रूटिकोज किसी न किसी सबस्ट्रेटम से डिस्क पे थोड़े ये चिपके रहते हैं इस तरह से। और बुश लाइक पूरी की पूरी झाड़ीनुमा होते हैं ये, देखने में लगेगा कि ये झाड़ी निकली हुई है। ये फ्रूटिकोज लाइकेन, इसमें किसी सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। इसमें फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से पाई जाती है, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। इसमें लीफ नहीं होती है, ध्यान रखना। ये देखने में बुश लाइक लगेगा, झाड़ीनुमा रहते हैं ये, फ्रूटिकोज लाइकेन इनको बोलते हैं।
इनमें भी ये फ्रूट फॉर्म, ये फ्रूट का फ्रूट नहीं है, इनके स्पोर्स होते हैं इसके अंदर। ये स्पोर्स हवा में रिलीज होते हैं, रिलीज होकर के न्यू लाइकेन बनाते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूट। हालांकि ये आपसे एग्जांपल नहीं पूछेगा एग्जाम में, या इसकी टाइप्स आपसे यहाँ के भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा वो लाइकेन का कैरेक्टर, कई बार पूछ देते हैं कि एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, लाइकेन किसके इंडिकेटर होते हैं, क्यों होते हैं, या इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या रोल होता है, यही सब पूछा जाता है। हालांकि इसकी पूरी डिटेल टाइप्स नहीं पूछी जाती है। स्पोर याद रखना, लाइकेन में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर के थ्रू होता है। और वो स्पोर्स में दोनों कंपोनेंट होते हैं, एल्गल होता है बीच में और चारों तरफ से फंगल पैक करके रखता है। हवा में स्पोर जहां गिरेगा, जमीन पे सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जहां गिरेगा वहां जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना देता है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है लाइकेन की। लाइकेन के अलावा कुछ है नहीं और इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हालांकि इसकी पूरी की पूरी वो मैं उसमें भेज दूंगा निकाल करके, इसकी पीडीएफ है हमारे पास, वो मैं भेज दूंगा तुम्हें। किसी को डाउट है इसमें? हेलो, नो सर। नहीं है? हाँ तो नहीं है तो फिर यहीं पे रहने देते हैं इसको, टाइम भी हो गया। यस सर। इसकी दोनों की पीडीएफ और एक मैं वीडियो भी छोटा छोटा बना करके, अभी जो लिखा है पढ़ाया वो ठीक है, मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा वायरस का और लाइकेन दोनों का, ठीक है? उसको मैं डाल और देखते हैं इसके आगे फिर शुरू करेंगे मंडे से। सर हैंड रिटन नोट्स भेजोगे? हैंड रिटन नोट्स से तो बेटर पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ में सारी चीजें लिख रखी है। अब हैंड रिटन में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। वो पीडीएफ है, पीडीएफ भी हैंड रिटन ही है, वो समझो कंप्यूटर में मैंने लैपटॉप से लिख रखा है, लिखा हुआ तो मेरा ही है, लैपटॉप में है, वो पसंद कर यही है। यस सर। आर्चीबैक्टीरिया के भी था, लेकिन मैं शुरू में लिविंग वाइल्ड का भी था, लेकिन शुरू में मैं ऐसे जगह था जहाँ पे मेरे लैपटॉप घर आ गए थे, मैं सिर्फ गया था, फंसा हुआ था वहाँ पे। अब तो घर पे आ गया हूँ तो यहाँ पे आपको हर चीजें मिल जाएगी। हाँ, इससे रिलेटेड अभी 100 क्वेश्चन जो डाले थे वो सबने सॉल्व कर लिए? करे थे सर। मोनेरा के? यस सर। तो मोनेरा के कर लिए हो तो मोनेरा के बाद फंजाई के कुछ क्वेश्चन मैं डाल दूं? डाल देना सर। नो सर, नो सर, अभी नहीं? यस सर। चलो चलो कोई बात नहीं, इसको ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? एक चीज है, इस टेस्ट में फंजाई नहीं आ रहा है ना, तो अभी रहने दो फंजाई का, अभी मोनेरा सॉल्व सही है। यस आज सर। डाल दूंगा 8 तारीख के बाद में फंजाई का क्वेश्चन दे दूंगा, फंजाई लाइकेन इन सब का क्वेश्चन 8 के बाद दे दूंगा, ठीक है? यस सर। हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। ओके ओके, गुड बाय।